वेल हेलो जनता, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। माय नेम इज शुभम उपाध्याय, प्रोजेक्ट हेड जुडिशरी गोल्ड, एंड आई एम हियर विद दिस सेशन ऑन हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट। अब पहले तो मैं आप लोगों के दो सवाल ले लूं। पहला, कि सर आप लोग हमेशा बोलते हैं कि बेयर एक्ट इज योर बाइबल, तो भाई ये भी बता दीजिए कि इस बाइबल को पढ़ा कैसे जाए, नंबर वन। और नंबर टू, कि सर ये हाउ टू बिकम अ जज इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज वाला जो वीडियो था वो प्राइवेट क्यों हुआ? तो वो वीडियो प्राइवेट नहीं हुआ है। दैट लाइव वीडियो इज शेड्यूल्ड इन द अपकमिंग डेज फॉर द जुडिशरी गोल्ड चैनल, सो स्टे ट्यून्ड इन, क्योंकि वो वीडियो आने वाला है। बट आज के इस सेशन का बहुत लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि सर बेयर एक्ट को कैसे रीड करें। अब आपने कह दिया कि डिग्लॉट एडिशन ले लो, आपने कह दिया कि डिग्लॉट एडिशन अगर ले लोगे तो ट्रांसलेशन में फायदा होगा, किसी भी लॉ को समझने में फायदा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई हम बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें, कैसे हम उसका एक बेस्ट निचोड़ ले पाए। क्या हमें किसी बेयर एक्ट के हर एक प्रोविजन को रटने की जरूरत है, या फिर हम प्रोविजंस को स्मार्टली रीड करके और उनके कॉन्सेप्ट को समझ करके उनसे मैक्सिमम आउटकम ले सकते हैं? सो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज मैं आया हूं इस सेशन में, वेयर इन वील बी डिस्कसिंग दैट हाउ शुड यू बी रीडिंग अ बेयर एक्ट। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो पूरा सेशन है ये साफ सफाई पसंद लोगों के लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब आप ये सेशन देखेंगे तो आपको यह समझना है कि बेयर एक्ट जितनी अच्छी तरीके से गोदी गई हो, जितने अच्छे उसी में आपने मार्किंग्स की हो, जितने अच्छे आपने सर्कल्स किए हो, अंडरलाइन किए हो और शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए हो, वो आपको बहुत हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन ऑफ हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अभी तक तो आइडिया हो ही गया होगा जितनी बार आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, अ क्विक स्नीक पीक कि बेयर एक्ट हमारे लिए कहां कहां पे इंपॉर्टेंट है। तो तीन लेवल्स पे हम देखते हैं कि बेयर एक्ट हमारे लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कैसे यूजफुल है, मेंस एग्जामिनेशन में कैसे यूजफुल है, और बेयर एक्ट हमारे लिए इंटरव्यू में कैसे काम आती है। इनमें सबसे ज्यादा फोकस हम करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे, क्योंकि बेयर एक्ट बेस्ड जो प्रोविजंस होते हैं उनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रोल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेंस एंड इंटरव्यू राउंड। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेंस एंड इंटरव्यू में आप बेयर एक्ट बिल्कुल खोले बिना चले जाएं मुंह उठा करके, नहीं। लेकिन बेयर एक्ट का जो ज्यादा यूसेज होता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन मेकिंग, दैट इज नॉट जस्ट फ्रॉम बेयर एक्ट, या रादर इन द मेंस एग्जामिनेशन दैट इज नॉट जस्ट फ्रॉम बेयर एक्ट बट ऑल्सो द कॉमेंट्री बुक्स दैट यू हैव यूज्ड। ठीक, हमारे बेस्ट कमेंट्री बुक्स या बेस्ट बुक्स फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सी बेस्ट कमेंट्री बुक्स रेफर कर सकते हैं विद द बेयर एक्ट फॉर एनी सब्जेक्ट, मे इट बी मेजर और माइनर। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेयर एक्ट यूसेज फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। पहले तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, हम लोग एक चीज ये बार बार सुनते हैं कि वी हैव टू रीड द बेयर एक्ट कवर टू कवर। काफी हद तक ये बात गलत भी नहीं है। आपको कम से कम एक बार बेयर एक्ट को पूरे ढंग से पढ़ना चाहिए, और ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप किसी के भरोसे मत बैठिए, अरे मेरे भरोसे मत बैठिए। इसकी रीडिंग आप स्वयं कीजिए, इसकी रीडिंग आप स्वतः कीजिए, इसकी रीडिंग आप खुद से कीजिए। बेयर एक्ट को आपको एक बार में घोंट के नहीं पीना है। बेयर एक्ट को सिर्फ समझो, उसके स्ट्रक्चर को देखो, उसके इंडेक्स को पढ़ो, उसके चैप्टर्स को देखो, उसके पार्ट्स को देखो, ये देखो कि किस सेक्शन की क्रोनोलॉजी का क्या यूसेज है। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूसेज ऑफ द इंटायर क्रोनोलॉजी, तब तुम समझोगे कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना होता है वाया बेयर एक्ट। ठीक है, दैट इज वन थिंग। Second, once you understand the structure of your Bear Act, second thing that you need to do is you need to understand कि Bear Act में जितने अच्छे से आप मार्किंग्स करेंगे, Bear Act में जितने अच्छे से आप किसी भी पॉइंट को नोट डाउन करते चलेंगे रनिंग नोट्स के फॉर्मेट में, वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। गारंटी से प्रूव करके दूंगा मैं आपको। आगे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जब मेंस एग्जामिनेशन में यूसेज आएगा बेयर एक्ट का, तब आप लोग समझोगे कि क्या इसकी जरूरत होती है। ठीक है, जजमेंट राइटिंग में स्पेसिफिकली। सो टू बिगिन विद, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन और रादर इन एनी एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम बेयर एक्ट के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो बेयर एक्ट से वन वे और दी अदर रिलेटेड ना हो। ऐसा बिल्कुल है कि कई बार ये चीज कमेंट्री से डील करती है,
केस लॉ से डील करती है। कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो बेयर एक्ट में डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, किसी लैंडमार्क जजमेंट में दिए हुए हैं, ठीक, लेकिन उसका जो लिंक है, उसकी जो डोर है, उसका जो ओरिजिन है, वो कहां से जुड़ा हुआ है? इट इज राइट फ्रॉम द बेयर एक्ट। ठीक, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सबसे पहले इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, सीधा सवाल, केविएट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सीधा सीधा खत्म। सब्जुडाइज कहां दिया हुआ है, रेजुडिकेटा कहां दिया हुआ है, अपील कहां दी हुई है, अपील इन पेटी ऑफेंसेस कहां दिया हुआ है, पार्डनिंग कहां दी हुई है, डबल जियोपार्डी कहां दिया हुआ है, ये सब कुछ इंडेक्स बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे सीधा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अदर देन रेस जुडिकेटा एंड रेस सब्जुडाइज वगैरह वगैरह। आर्टिकल 44 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आई जस्ट गेव यू गाइज 1 or 2 और इवन 4 मार्क्स राइट हियर। आर्टिकल 44 याद रखना यूसीसी है, ठीक। एक तो इंडेक्स बेस्ड सवाल ये हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड। अब देखिए, जब आप इंडेक्स बेस्ड सवाल प्रिपेयर करते हैं, पहले तो इंडेक्स बेस्ड को समझो, जब आप इंडेक्स बेस्ड सवाल प्रिपेयर करते हो तो वो कभी भी देखना वो पूरे ए टू जेड सेक्शंस में से नहीं आता, रिपीटेडली आता है। जैसा मैंने बताया, 44 रिपीट होता है, 14 रिपीट होता है, 21 रिपीट होता है, 19 1A रिपीट होता है, ये सारे रिपीट होते हैं। सेक्शंस डू गेट रिपीटेड। आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रोविजन में क्या दिया है, भाई मालूम होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज गिवन अंडर सेक्शन 11 और एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सीपीसी। ये चीजें इंडेक्स बेस्ड होती हैं। इंडेक्स बेस्ड चीजों को याद करने के लिए आपको एक एक सेक्शन कभी नहीं रटना है, स्ट्रक्चर समझोगे, आराम से क्वेश्चन बनेगा। दैट इज हाउ यू वर्क ऑन इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड नंबर पे आते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस जनरली उन एक्ट से पूछे जाते हैं जहां पे इलस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं। सिंपल एज दैट, कॉन्स्टिट्यूशन से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड बनते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करोगे, वहीं अगर आप टीपीए की बात करोगे, वहीं अगर आप इंडियन पीनल कोड की बात करोगे, वहीं आप और किसी भी ऐसे इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करोगे, ये ऐसे एक्ट है जहां से धड़ल्ले से क्वेश्चंस बनते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड। और एक चीज का बहुत ध्यान रखना बंधु, कि ये क्वेश्चंस रिपीटेडली अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जहां आप कोई ऐसा सेक्शन देख लो जिसमें भर के इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, 114 उठा लो इंडियन एविडेंस एक्ट का, या फिर 378 उठा लो इंडियन पीनल कोड का, ऐसे सेक्शन के इलस्ट्रेशंस को आपको ढंग से प्रिपेयर करना जरूरी होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन आपका 789 जो वो वाला एरिया है, वहां से आपको इलस्ट्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जिस जगह पे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, उसी सेम जगह पे आपका इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, 92 हो गया, पेटेंट डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट, ये सारी चीजें हो गई। अब ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे अगर छोटे मोटे भी इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, उनका रिपीटेडनेस बहुत ज्यादा होती है। कई बार उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चन को पूछे जाने के पीछे का रीजन क्या है? भाई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन का इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाउ एन इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम द बेयर एक्ट। तो समझना इस बात को, जब आप बेयर एक्ट को पढ़ो तो एकदम बुद्धि बंद करके नहीं पढ़ना है, ये समझ के पढ़ना है कि इस बेयर एक्ट के कहां से हम डाइसेक्शन करें। इसको जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो कहता हूं सेक्शन का डाइसेक्शन करना सीखो। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी बेयर एक्ट में कॉमास नहीं लगे हुए, तो खुद उसमें सोच करके पढ़ते टाइम कॉमास लगाओ, और समझो कि अगर बेयर एक्ट का कोई प्रोविजन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझ में आ सकता है, कॉमास यूज करो। Once you start using right commas at the right place in your Bare Act's provision, you will never fail in understanding the concept that has been given in the provision. समझ में आया बंधु? चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज टर्म बेस्ड और ड्यूरेशन बेस्ड क्वेश्चंस। टर्म बेस्ड जो ड्यूरेशन बेस्ड क्वेश्चंस जनरली जो होते हैं लोकल लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। अदर देन दैट, जो क्वेश्चंस आपके टर्म या ड्यूरेशन के होते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि these questions are mostly repeated। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट कब तक देनी होती है, विटनेसेस की लिस्ट कब तक प्रोवाइड करनी होती है, केविएट कितने दिनों का होता है, पनिशमेंट नहीं, ध्यान से समझिएगा, आपसे पनिशमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर पूछे भी जाते हैं तो ज्यादातर सीआरपीसी की जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है ना, कि भाई सीजेएम साहब की कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, 7 साल तक की दे सकते हैं, असिस्टेंट सेशन जज 10 साल की दे सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन किसके बराबर चलते हैं, ऐसा जनरली सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। सो कई बार मेरे से सवाल आता है कि सर क्या इंडियन पीनल कोड की पनिशमेंट को याद करने की, रटने की जरूरत है? नहीं है।
भाई जो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट है वो तो कम से कम याद रख लो, कम से कम ये ध्यान में रखो कि डेथ पेनाल्टीज कहां दी हुई हैं। इतना हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर डेथ पेनाल्टी पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो डेथ पेनाल्टी पे आईपीसी में कहां कहां डेथ पेनाल्टी है वो चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको पनिशमेंट याद करने की जरूरत है। अदरवाइज टर्म्स एंड ड्यूरेशंस जहां भी हो, जिस भी सेक्शन में प्रोवाइडेड हो, उन्हें सर्कल करने की आदत डालें। मैंने जब रैपिड रिवीजन लिया था तब भी आप लोगों को बताया था कि इस चीज का ध्यान रखना कि यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर मार्कर्स। आप कम से कम 30 से 40 रुपए लगेंगे या 100 150 रुपए लगेंगे, वो हाइलाइटर्स खरीद लो 5 कलर के, और हर एक हाइलाइटर को ड्यूरेशन के लिए इस कलर से, इलस्ट्रेशन के लिए इस कलर से, इंडेक्स के लिए इस कलर से, डॉक्ट्रिन के लिए इस कलर से, केस लॉ के लिए इस कलर से मार्किंग कर लो। जब रिवीजन करोगे तो सिर्फ उस कलर की रीडिंग करना जो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें लगता है कि ये चीज मिस हो सकती है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। फाइन। सो टर्म ड्यूरेशन बेस्ड ऐसे चलता है कि 60 डेज, 30 डेज, 15 डेज, 7 डेज, कितने दिन का आपका ये होता है, रिमांड होता है, जुडिशियल रिमांड होता है, पुलिस कस्टडी होता है, कैसा होता है, कितने दिन का होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा तो कितने दिन के लिए देगा, ये टर्म्स हैं। अगर 144 लगेगी तो मैक्सिमम कितने दिन की लगेगी, कितने दिन तक एक्सटेंड हो सकती है, यही चीज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के केस में आएगी। धड़ल्ले से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और धड़ल्ले से ये मैंने दे दिया आपको 20 नंबर, किसी भी एग्जामिनेशन में ड्यूरेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं, दैट इज फॉर श्योर। सो उन ड्यूरेशन बेस्ड क्वेश्चंस को याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करोगे? कलर हाइलाइटिंग। और जब आप ये करना सीख जाओगे, अपने आप में और वीडियोस लेके आऊंगा, यू विल डेवलप दैट ट्रिक, यू विल अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी सेक्शन को याद करना है तो वो कैसे याद हो सकता है प्रोविजन या रादर टर्म एंड ड्यूरेशन के साथ में। ठीक ना, मूविंग फर्दर, डॉक्ट्रीन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये बहुत ही पर्टिकुलर नेचर के होते हैं, हर जगह पे डॉक्ट्रीन दी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारा डॉक्ट्रीन डॉक्ट्रीन वाला पूरा का पूरा एक्ट है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, भर के हर दूसरे सेक्शन में कभी कभी अकोमोडेशन मिल रहा है, कभी अक्यूमुलेशन मिल रहा है, सॉरी अकोमोडेशन बोल दिया, अक्यूमुलेशन मिल रहा है, अप्रोप्रिएशन मिल रहा है, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल मिल रहा है, ऑस्टेंसिबल ओनर मिल रहा है, कहीं पे भी जहां पे भी भर के डॉक्ट्रीन्स दी हुई हैं उनसे रिलेटेड सेक्शन हमेशा ध्यान में रखना। 41 में क्या दिया हुआ है, 43 में क्या दिया हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक। आर्टिकल 14 किस बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 1213 किस बारे में बात कर रहा है, आपका पिथेंट सब्सटेंस कहां दिया हुआ है, टेरिटोरियल नेक्सस कहां दिया हुआ है, सेक्शंस होते हैं, इनसे डीलिंग सेक्शंस, प्रोविजंस होते हैं। किसी भी प्रोविजन को जब पढ़ो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, इंटरेस्ट रिपब्लिके उत सिट फिनिस लिटियम, ये सीधा एक जगह पे लिख दो। जैसे ही आप लिखोगे कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा दिमाग में। जैसे ही सेक्शन पढ़ा, सेक्शन या आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल के साथ वो मैक्सिम पढ़ा, मैक्सिम के साथ डॉक्ट्रिन याद आया, डॉक्ट्रिन के साथ कनेक्टिविटी बन गई। जैसे ही आप लोग पूरी तरीके से, वी कैन से दैट, जैसे ही आप लोग पूरी तरीके से एक रोलिंग में आए ना, समझ जाना कि यहां पे हमसे डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। और डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चंस का सिंपल ट्रिक ही यही है कि चाहे वेवर हो, चाहे पिथेंट सब्सटेंस हो, चाहे रेस सब जुडाइज हो, कोई भी डॉक्ट्रिन हो, कोई भी डॉक्ट्रिन हो, वो उस सेक्शन के बगल में ही एक एरो डाल करके लिख दीजिए, दिस दिस पर्टिकुलर टॉपिक डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूशन या रादर डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। ये सब लिखो, हर एक्ट में लिखोगे, याद रहेगा। डॉक्ट्रिन ऐसे याद करते हैं। नेक्स्ट वुड बी केस लॉ बेस्ड। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये केस लॉ बेस्ड का क्या सेंस है, केस लॉ कहीं से भी बेयर एक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे बंधु, कॉमन सेंस लगाओ, हर एक केस लॉ एक्चुअली निकल तो उस पर्टिकुलर प्रोविजन से ही रहा है ना। अब अरनेश कुमार देखोगे तो समझोगे ना कि अरनेश कुमार में बेल के बारे में क्या बोला गया है। अगर यू इफ यू रीड एनी केस, एनी लैंडमार्क जजमेंट, तो भाई सिर्फ एक केशवानंद भारती ही ऐसा केस है जिसके बारे में बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल उठा करके केशवानंद भारती पे लगाओ, लगता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अदरवाइज कई ऐसे और केस लॉज होते हैं जो कि डायरेक्टली किसी ना किसी प्रोविजन से जुड़े हुए हैं। आपको सिर्फ हर एक लैंडमार्क केस लॉ को उसके प्रोविजन से याद रखना है। जब आप प्रोविजन के साथ पैरेलली, भाई चंपकम दोराईराजन लिखो ना, अब्दुल अजीज का केस लिखो ना, लिखो कि आर्टिकल 21 में प्राइवेसी के ऊपर एरो डाल के पुट्टस्वामी लिख दो, खत्म खेल। जब आप सिर्फ बैराक्ट रीड करोगे तो बैराक्ट रीड नहीं करोगे, बैराक्ट के साथ साथ तुम्हारी मैगजीन भी प्रिपेयर हो रही है, तुम्हारा केस लॉ भी प्रिपेयर हो रहा है। केस लॉ के साथ एक फंडा चलता है कि हर एक सेक्शन के साथ, कई बार ऐसा होता है आर्टिकल 21 है, अब आप बोलोगे कि सर आर्टिकल 21 में 1000 केस है, क्या करें? 1000 नहीं लिखना है, तुम्हें तो सिर्फ 3 केस याद रखना है, 4 5 केस याद रखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा जरूरी नहीं पड़ता है। ये केसेस, ये मेजर केसेस आपको लिखने होते हैं बेयर एक्ट में। ठीक, तो प्राइवेसी को एरो डाल के पुट्टस्वामी लिख दो, डिस्कस कर दो नालसा जजमेंट जहां भी जरूरी है।
केशवानंद भारती, मेनका गांधी, जहां इंपॉर्टेंट लगता है वहां लिख दो। भाई कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पढ़ोगे तो एरो डाल के आर वर्सेस गोविंदा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 34 पढ़ोगे तो बारिंद्र कुमार घोष और महबूब शाह का केस देखोगे कि नहीं देखोगे? इंडियन एविडेंस एक्ट देख रहे हो तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला तो पढ़ना पड़ेगा ना। ब्राइड इन द बाथटब केस इज रेलेवेंट। दैट इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आया? प्रोविजन के साथ एरो डालेंगे, केस लॉ लिखेंगे, फंडा खत्म। मूविंग फर्दर, नेगेटिव्स बेस। अब ये सबसे बड़ा पेन है आजकल के स्टूडेंट्स का, सबसे बड़ा सरदर्द बन के बैठा हुआ है, वो है नेगेटिव्स बेस्ड सेक्शन, या रादर नेगेटिव बेस्ड क्वेश्चन। नेगेटिव्स का एक ही तरीका है, नेगेटिव्स को पार पाने का एक ही तरीका है, दैट इज यू नीड टू इंश्योर कि आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी रादर बैराक के प्रोविजन को समझें कि कई बार जो मेजर प्रोविजंस होते हैं ना उनको नेगेटिव्स में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 378? तो भाई डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपका कंसेंट विदाउट कंसेंट है, मूविंग आउट ऑफ पोजेशन है। बट ये इमूवेबल प्रॉपर्टी गलत बोला ना सर आपने, ये नॉट के तरीके से आता है। तो जब आप किसी प्रोविजन को ढंग से रीड करेंगे, अगर आपका आपके दिमाग में उस प्रोविजन का कॉन्सेप्ट बैठ गया, नेगेटिव्स कभी गलत होते ही नहीं, नहीं गलत होते। क्योंकि जैसे ही आप नॉट देखते हो ना, आपके स्पाइडर सेंस जो है ना, स्पाइडरमैन वाले, वो टिंकल करने लगते हैं। वंस दे स्टार्ट टिंकलिंग, इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उल्टा जवाब देना है। ठीक, तो उस चीज को ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर पेपर से कर सकते हो। मूविंग फर्दर, जब आप ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो ये जो एंड वाला आखिरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये वैसे भी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक, दैट इज हाउ यू मूव फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं, प्रिपरेशन फॉर मेंस एग्जामिनेशन। अब आप लोग सोचेंगे सर प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन में तो कोई पॉइंटर ही नहीं लिखा है। पॉइंटर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब बेटा आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ढंग से बैराक प्रिपेयर कर लिया ना, और वो सारे पॉइंटर्स जो मैंने आपको बोले उनका ध्यान रखा है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ आपको साथ में पैरेलली कमेंट्री बुक पढ़ने की जरूरत है और कुछ नहीं पढ़ना है। कमेंट्री बुक में आप जेएसएम उठा लो, जुडिशरी स्टडी मटेरियल जो हम लोग सप्लाई करते हैं, वो उठा के बस उतना भी पढ़ लोगे। किसी भी एग्जाम को लिखो, जिस भी स्टेट जुडिशरी का जो भी एग्जाम लिखना है, अगर आप प्रॉपर बैलेंस के साथ लिखते हो, प्रोविजन को मेंशन कर दिया और उस प्रोविजन के साथ आपने सफिशिएंट कमेंट्री डाल दी, लैंडमार्क जजमेंट जहां जरूरत है डाला, जहां जरूरत है नहीं डाला, रीसेंट जजमेंट जहां जरूरत है डाला, जहां जरूरत है नहीं डाला, इतना कर दिया, काम हो जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स, यू मूव स्मार्टली। बैराक इतने ढंग से पढ़ ली कि कमेंट्री को सिर्फ पैरेलली पढ़ने की तो जरूरत है। जैसे ही तुमने पैरेलली दोनों चीजों को पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया, बैराक में ही आधे मेंस के आंसर लिखे होते हैं बाबू। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, सो कमेंट्री बेस के लिए या मेंस एग्जामिनेशन के लिए यू कैन रेफर जेएसएम्स, यू कैन रेफर all the other commentary books which are very much available on various good law book stores, वहां से आप लोग देख सकते हैं, सफिशिएंट होता है। बट हर जगह पे प्रोविजन अगर आप मेंशन कर पाते हैं, लैंग्वेज नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखने की जरूरत है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल या द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है, या नथिंग इन दिस आर्टिकल, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल मत लिखो। ठीक, जहां जो क्वेश्चन पूछा है बस उतना, आर्टिकल 21 यही है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जहां जो चीज जरूरी है सिर्फ उतना लिखो मेंस एग्जामिनेशन में, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक, थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, थोड़ा तेज बोल रहा हूं, स्पीड लगे तो कम कर लेना। ठीक ना, टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू राउंड। अब इंटरव्यू राउंड सबसे ज्यादा फनी होता है, सबसे ज्यादा मजेदार होता है। इंटरव्यू राउंड के लिए बस एक चीज का ध्यान रखना, इंटरव्यू राउंड के लिए आपने अगर प्रिलिमिनरी तरीके से प्रिपेयर किया है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर उस ढंग से आपने अपनी बैराक को प्रिपेयर किया है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू राउंड में ऐसा होता है कि जिस बोर्ड के सामने आप जाके बैठते हैं उसमें जो 2-3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स, 3 से ज्यादा ही होते हैं जनरली, उस बोर्ड में जब भी आप जाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बैराक्स रखी होती है और वो बस आपसे पूछ लेंगे कि भाई आप बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और फिर जो भी सब्जेक्ट का नाम आप लेंगे, बहुत एक अच्छी चांस है कि वो उसी बैराक के अलावा बाकी हर बैराक से आपसे सवाल पूछेंगे। तो ये भी स्मार्टली खेलना पड़ता है आपको। ठीक, लेकिन लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने उन सब्जेक्ट्स की बैराक्स को पढ़ रखा है जो भी उस एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, हर बोर्ड में ऐसा नहीं होता, ये भी बता दूं, लेकिन जहां हो रहा है वहां पे अगर बैराक से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है, और जो ट्रिक्स मैंने अभी तक आपको बताई, आपने अगर उतना भी फॉलो कर लिया ना, बम्पर हिट करके आओगे इंटरव्यू राउंड को, एटलीस्ट फ्रॉम द बैराक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, बाकी और जो जो चीजें हैं वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। फाइन, सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया। शायद मेरे पीछे ये नंबर आपको दिख नहीं पा रहा होगा तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। सो 7899340696, दैट इज आवर नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर all the details related to the Judiciary Gold Foundation Batch 7, which is going to launch on 19th of July 2021.
AIJSAT, that is the All India Judiciary Scholarship and Admission Test, is going to be conducted on the 18th of July 2021। इस चीज का ध्यान रखना कि इस बार ये टेस्ट 2 स्लॉट्स में कंडक्ट हो रहा है। कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज आती थी कि सर हम लोग AIJSAT नहीं दे पाए हैं, क्या करें, कैसे AIJSAT दें। उन स्टूडेंट्स के लिए हमने इस बार 2 स्लॉट्स में AIJSAT रखा है एंड आप दोनों स्लॉट्स में AIJSAT, मतलब दो में से कोई भी एक स्लॉट में आप AIJSAT दे सकते हैं एंड यू कैन enroll yourself in the Judiciary Gold Foundation Batch 7 starting from the 19th of July 2021। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आई होप पसंद आया, तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद ऑल योर जुडिशरी एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि वो अपन दोनों का है। रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स, I actually try to reply to all your comments. Thank you so very much for all your love and affection that you have poured on us in terms of your comments. Thank you so very much. Do like it, do share it, do subscribe to the channel of Judiciary Gold अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी हम नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज चल रही है और वीडियोस आने वाले हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ सरप्राइज, देयर इज अ सरप्राइज कमिंग योर वे। बहुत तगड़ा सरप्राइज है, लेकिन बेस्ट बात बताऊं, उस सरप्राइज के सिर्फ एक दिन पहले तुम्हें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आ रहा है, ठीक है। चलो, दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ एंड जय हिंद, बाय बाय।